नमस्कार, मैं हूं दिबांग। हिंदुस्तान शिखर समागम में आपका स्वागत है। हम हैं देहरादून में और ख़ास मेहमान शुभारंभ कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी जी से। युवा मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, बोलते कम और नरम हैं, लेकिन जो काम कर रहे हैं उनसे उनकी जो छवि बन रही है वो कठोर और गरम की है। तो सामने बैठे खुद ही पूछ लेता हूं, आप नरम हैं कि गरम हैं? खुद को आप कैसे आंकते हैं? देखिए, स्वभाव की बात तो जहाँ तक है, मैं कोशिश करता हूँ कि सभी से बच्चों की तरह स्वभाव होना चाहिए। और हमने पढ़ा है बचपन से कि व्यक्ति को हास्य, विनोद और एक युवा और चंचल बालक मन सबका होना चाहिए। लेकिन जब फैसले लेने हो तो उसमें बिल्कुल कड़ाई से लेने चाहिए। उसमें किसी प्रकार की जो है ढिलाई, किसी प्रकार की नरमी उसमें नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं और इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। मैं देख रहा हूं कि आप लगातार भारत भारत कर रहे हैं, लेकिन आज जो डिबेट चल रही है वो ये भी है कि भारत है कि इंडिया है। आपको क्या लगता है, आपने इस बारे में सोचा कि नाम क्या बदलना चाहिए? ज़रूरी है नाम बदलना? इसका क्या असर होगा, क्या मतलब होगा? देखिए, जहाँ तक भारत की बात है, सभी देशों के जो भी नाम हैं, वो नाम चाहे इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश में भी वही नाम है, तो भारत का नाम भी भारत ही होना चाहिए। ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है। और अनावश्यक रूप से इसमें भी विवाद पैदा करने की कुछ लोग कर रहे हैं, और वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा देश के अंदर तुष्टीकरण किया है। धामी जी, इसमें जो विपक्षी हैं वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने इंडिया अलायंस बनाया, बार बार इंडिया वो बोलते हैं, इंडिया के राष्ट्रपति इंडिया इंडिया बार बार आता है, इसलिए उन्होंने अब नाम ही बदल देना चाहते हैं। देखिए, जहाँ तक इंडिया अलायंस की बात है, वो वही यूपीए है पुराना वाला, और वही गठबंधन है जो अपने परिवारों को बचाने के लिए, अपने राजनीतिक दलों का संरक्षण करने के लिए, या जिनका अस्तित्व समाप्त हो रहा है उस अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इस प्रकार का गठबंधन है, और देश की जनता भली भांति समझ रही है। एक और जो मुद्दा बहुत गर्म है वो सनातन वाला है। इस पर आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है? देखिए, कुछ लोग सनातन पर तमाम प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं। स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन ने किया है, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के पुत्र ने, उन्होंने भी जो है टिप्पणी की है, और भी तमाम प्रकार के जो ये इंडिया जो गठबंधन बना है INDA, उस गठबंधन में लोग जो है लगातार इस पर टिप्पणियां कर रहे हैं, और बड़े बड़े नेता उनके सब चुप हैं। सोनिया जी का कोई बयान नहीं आता है, राहुल गांधी जी का कोई बयान नहीं आता है, अन्य जो भी नीतीश कुमार हो या ममता बनर्जी हो, किसी का कोई बयान नहीं आता। इसका अर्थ है कि ये लोग सनातन को किस दृष्टि से देखते हैं। ये केवल प्रश्न मेरा नहीं है, ये प्रश्न उन सबका है कि इनकी दृष्टि में सनातन क्या है। मैं बताना चाहता हूं कि सनातन क्या है। सनातन न तो नया है न पुराना है, सनातन पहले भी था, सनातन अब भी है, सनातन लगातार रहेगा। यही सनातन है, जो रुकने वाला नहीं है, जो नया भी नहीं है, पुराना भी नहीं है, जो हमेशा रहेगा, वो सनातन है। एक बात और इस हल्ले में है जिस पर काफी हल्ला है कि भाई एक राष्ट्र एक चुनाव। हाँ, निश्चित रूप से होना चाहिए, एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए, और इसके कारण से देखिए बहुत सारी सहूलियतें होने वाली हैं। चुनाव के कारण से हम 5 साल के अंदर जो सरकार चुनी जाती है उसमें कई चुनावों का हमें सामना करना पड़ता है। लोकसभा का चुनाव होता है वो अलग होता है, विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें आचार संहिता लगती है, 2-2 महीने 3-3 महीने तक आचार संहिता को लगातार मशीनरी पूरी ठप हो जाती है। फिर पंचायत के चुनाव होते हैं, नगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं, स्थानीय निकाय के चुनावों में। तो इस प्रकार से बार बार चुनाव होने से एक तो विकास बाधित होता है, दूसरा धन अत्यधिक खर्च होता है, और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक राष्ट्र एक चुनाव जो उन्होंने एक तरह से संकल्प लिया है वो होना चाहिए, और उससे वो देश की उन्नति में और एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना है वो उस दिशा में ले जाने के लिए सबसे अच्छा जो है ये काम होगा। अब धामी जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, 2027 में आपका चुनाव है, एक देश एक चुनाव के नाम पर अगर आपका चुनाव 3 साल पहले हो जाए तो आप तैयार हैं उसके लिए? हाँ, निश्चित रूप से देश के लिए। देखिए, हम लोग ऐसी राजनीतिक पार्टी में काम करते हैं जहां देश पहले नंबर पर, पार्टी दूसरे नंबर पर, और व्यक्ति का जो हित है वो अंतिम स्थान पर होता है।
इसलिए जो भी फैसला देश हित में होगा उसमें व्यक्तिगत कोई चीज़ मायने नहीं रखती है, व्यक्तिगत चीज़ें पीछे हो जाती हैं। मेरे ख्याल से आप पहले मुख्यमंत्री हैं जिनका काफ़ी टर्म बचा हुआ है और ये कह रहे हैं, तो इसमें आप आगे हैं। दूसरी एक और दौड़ में आप आगे हैं, वो यूसीसी वाली दौड़ है, समान नागरिक संहिता वाली दौड़। क्या ये 2024 से पहले आप राज्य में लागू कर लेंगे? देखिए, यूसीसी कमेटी ने जिसको हमने बनाया था ऑलमोस्ट काफ़ी काम कर लिया है और उनका अंतिम चरण में अब ड्राफ्ट उनका पहुंच गया है और जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा वैसे ही हम उसको लागू करेंगे। और पहला राज्य होगा उत्तराखंड जहां पर ये लागू होगा और उसको सभी पहलुओं पर यूसीसी कमेटी काम कर रही है, क्योंकि वो उत्तराखंड का जरूर बन रहा है यूसीसी, लेकिन उससे पूरे देश के अंदर उसका कहीं ना कहीं प्रभाव जानने वाला है। इसलिए सभी बातों का कहीं ना कहीं आकलन करने के बाद उस ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है और जैसे ही कमेटी हमको दे देगी हम उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। पर मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं कि क्या आप इसे 2024 से पहले लागू कर देंगे? हाँ, निश्चित रूप से। पर इसमें एक और बात है कि जो बड़ा फाइनल होगा 2024 में, उससे पहले सेमीफाइनल होने वाले हैं, यानी राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में चुनाव। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश वो राज्य हैं जहां यूसीसी की अगर बात करें तो बहुत सारे वोटर हैं जो आदिवासी हैं, जिनको मुश्किल आ जाती है वहां पर। कैसे आपको इस बात का एहसास है? यूसीसी कमेटी ने जो काम किया है, मैं आपको इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी ड्राफ्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन आदिवासी हैं, जनजाति समाज के लोग हैं, उन सभी के बीच में हमारी कमेटी गई है और उन सभी पहलुओं पर वो काम कर रही है। आदिवासी क्षेत्र हैं, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र हैं, अन्य जो हमारे ऐसे दूर दराज के क्षेत्र हैं जहाँ के अपने अपने उनके कस्टम्स होते हैं, तो यूसीसी कमेटी उन सभी पर काम कर रही है और किसी को परेशान करने के लिए नहीं, किसी को टारगेट करने के लिए नहीं। यूसीसी तो पूरे देश के सशक्तिकरण के लिए है। एक देश के अंदर एक कानून होना चाहिए, लंबे समय से मांग रही है। चलिए, ये तो देश दुनिया की बात हो गई। राज्य पर आते हैं, नरम गरम पर आते हैं। ये जो नरम के साथ जो गरम जोड़ा जा रहा है वो इसलिए है क्योंकि एक तो यूसीसी वाला जो आप दौड़ में आगे बढ़े हुए हैं, दूसरा जो आप ये बुलडोजर चला रहे हैं और उसमें आप मंदिरों पर भी चला दे रहे हैं, मस्जिदों पे भी चला दे रहे हैं। मतलब आप बहुत ज़्यादा गरम और कठोर उसमें नज़र आते हैं। इसलिए देखिए दिवांग जी, ये किसी भी धार्मिक स्थल की बात नहीं है। ये केवल और केवल जो हमारी फॉरेस्ट की लैंड है या जो सरकारी ज़मीनें हैं उसके ऊपर जो अतिक्रमण किया हुआ है, उस अतिक्रमण को हटाने की बात है। मैं तो आप ही से पूछता हूं, क्या अतिक्रमण हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? बताइए, आप ही बता दीजिए। जी, ये मैं जानता हूं, तालियां बधाएंगी कि हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए। अतिक्रमण हटना चाहिए, लेकिन अभी आजकल दूसरी बात भी चल रही है। अतिक्रमण के नाम पर जो है कई लोगों को, मैंने बीच में इस प्रकार के समाचार आए थे कि परेशान किया जा रहा है। उसके लिए भी हमने सभी जिलाधिकारियों को कहा है कि किसी सामान्य व्यक्ति को, व्यापारी को, छोटा काम करने वाले को, उसको परेशान न किया जाए। उसके लिए हमने ऑलरेडी कमेटी बनाई हुई है। जो लोग बसावटों में बैठे हुए हैं, 50 साल से 100 साल से अपना काम कर रहे हैं, उनको नियमित करने की प्रक्रिया भी हमारी जारी है। लेकिन जो ये लैंड जिहाद के नाम पर, ये जमीन जिहाद के नाम पर जो प्रतीक खड़े कर दिए गए हैं, उसका अभियान हमारा निरंतर चलने वाला है, वो रुकने वाला नहीं है। नरम गरम की बात होती है तो नकल पे जो आपका अध्यादेश है बहुत ज्यादा गरम है, बहुत ज्यादा। नहीं, नकल अध्यादेश देखिए उत्तराखंड राज्य के हित में लाया गया है। उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिभागी जो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्र छात्राएं हैं, उनके विश्वास को कायम करने के लिए, उनकी योग्यता, उनकी प्रतिभा, उनकी क्षमता के अनुरूप उनका चयन हो, इसलिए लाया गया। और ये नकल का काम बहुत पहले से चल रहा था। इस पर बार बार बात उठती थी लेकिन कार्रवाई नहीं होती थी। पहली बार हमने कार्रवाई करी, 80 लोग इसमें जेल की सलाखों के पीछे गए। और इतना ही नहीं, जब से हमने नकल का अध्यादेश लागू किया, 5.5 लाख से भी ज़्यादा छात्र और छात्राओं ने विभिन्न परीक्षाओं में भाग लिया है, क्योंकि उनके अंदर विश्वास लौटा है। और इतना ही नहीं, इसका जो एक सुपरिणाम आया है, एक छात्र छात्रा जो एक परीक्षा में पास हो रहे हैं, एक में उत्तीर्ण हो रहे हैं, दूसरी में भी हो रहे हैं, तीसरी में भी हो रहे हैं, और कुछ तो ऐसे हैं कि जो 4-4 परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो रहे हैं। उनके माता पिता हमसे आकर बोलते हैं कि आपकी सरकार ने जो ये नकल का अध्यादेश लाए हैं,
उसी का परिणाम है कि हमारे बच्चों को आज तमाम जो परीक्षाएं हैं उसमें चयन होने का अवसर मिल रहा है। कुछ गंभीर मुद्दे हैं मेरे ख्याल से, और पहाड़ों की जब भी बात होती है तो पलायन की बात होती है। आपने एक आयोग भी बनाया। मैं आपसे अगर समझना चाहूँ या देश को आप बताना चाहें कि जो पहाड़ खाली हो रहे हैं, 3 बड़ी वजहें क्या हैं, क्यों खाली हो रहे हैं हमारे पहाड़? देखिए, पहले के समय में अवस्थापना सुविधाएं, उनका रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं, या मैं कहूँ शिक्षा के क्षेत्र में भौगोलिक परिस्थितियां कठिन होने के कारण से ये सब रहा है। उसके कारण से लोग रोजगार के लिए जाते हैं, अपनी अन्य चीज़ों के लिए जाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं। लेकिन इन दिनों में कोरोना महामारी के बाद बहुत तेज़ी से रिवर्स पलायन भी शुरू हुआ है, और देश दुनिया के अंदर जिन लोगों ने बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत काम किया है, वो वापस आकर अपने गांव में, अपने पैतृक स्थानों पर फिर से काम को शुरू कर रहे हैं और एक नया रोजगार अपना खड़ा कर रहे हैं। अपने रोजगार के साथ साथ अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम हो रहा है। रोहित सावल हैं एबीपी न्यूज से, और वो ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो गैरसैंण है वो कब राजधानी बनेगी, नहीं बनेगी, लटकी रहेगी, क्या होगा उसका? छोटा राज्य है, आपकी कमाई भी, पैसा भी बहुत ज्यादा नहीं है, बजट भी बहुत ज्यादा नहीं है, फिर 2-2 राजधानियों का क्या औचित्य है? नहीं, गैरसैंण देखिए, ग्रीष्मकालीन राजधानी हमारी सरकार ने बना दी है, और ग्रीष्मकालीन राजधानी के अनुरूप वहाँ पर सभी सुविधाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहाँ काम होता है, हमारा ग्रीष्मकालीन सत्र भी वहाँ प्रारंभ होता है। वहाँ हर साल ग्रीष्मकालीन सत्र में हमारा सत्र लगता है वहाँ पर, और जो अवस्थापनाएं सुविधाएं हैं उनको भी हम वहाँ पर बढ़ा रहे हैं। पर इसमें क्या आप पूरी तरह से शिफ्ट नहीं करना चाहते हैं? समस्या क्या है, क्यों नहीं जाना चाहते वहाँ? नहीं, ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जितना काम है अभी वहाँ पर हो रहा है। क्या वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो आपको रोकता है? नहीं, नया स्थान है, लेकिन अभी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई है हमारी सरकार ने एक स्टेप आगे बढ़कर, क्योंकि पहले तो कुछ भी नहीं था, उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। पिछली बार जो हमारी बातचीत हुई थी उसमें प्रमुखता से बात हुई थी जोशीमठ के बारे में, भू धसाव के बारे में। क्या कर रहे हैं आप उसमें? क्या आपने योजना बनाई है? और भी जगहों पर इस तरह की तब खबरें आई थी। देखिए, जोशीमठ एक हमारे लिए एक सबक भी है, और भविष्य के लिए एक कैसी चुनौती पूरे पहाड़ के अंदर आने वाली है, पूरे हिमालय के अंदर आने वाली है। हिमालय दिवस का भी चूंकि आगाज हो गया है, तो ये जितने भी हमारे पर्वतीय क्षेत्र में शहर बसे हुए हैं, हिमालय पर जो बसे हुए हैं, उनकी जो धारण क्षमता है उसका हम आकलन कर रहे हैं कि उनकी धारण क्षमता कितनी है, उनकी बियरिंग कैपेसिटी क्या है। और जहां पर बियरिंग कैपेसिटी पूरी हो गई है, निश्चित रूप से वहां पर रोकना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए चुनौती है, और जो विकास है उसको पूरा संतुलित करना होगा। इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में संतुलन साधते हुए विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा। धामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना समय दिया और आपने बड़ी खबर भी दी। इन्होंने कहा कि अगर एक देश एक चुनाव की बात मानी जाए तो ये 2027 से, जब विधानसभा के चुनाव होने हैं उत्तराखंड में, उससे 3 साल पहले भी चुनाव को तैयार हैं, और यूसीसी जो है वो 2024 का जो चुनाव है उससे पहले लागू हो जाएगा राज्य में। धन्यवाद। मेरे साथ 2 बेहद खास मेहमान, दोनों लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं, दोनों रिटायर हो चुके हैं। महेश चंद बढ़ानी जी, आपका स्वागत है। मोहन भंडारी जी, आपका भी स्वागत है। और हम बात करेंगे कि किस तरीके से पहाड़, खासतौर पर उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं वो सेना से इतने करीब से जुड़े हुए हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं रही हैं और क्या क्या देखा अपने अपने जीवन काल में। और जो सबसे ताज़ा बात हो रही है वो ये है किस तरीके से चीन ने एक नया नक्शा बनाया है, और उसमें उत्तराखंड भी दिखाई देता है, और ऐसा दिखाई देता है जो आपको परेशान करता है। आश्चर्य की बात यह है कि इस मैप में जो चीन ने इशू किया है, उसने जो नेपाल का मैप है उसको बोला है कि नहीं, ये भारत का ही इलाका है, तो इससे नेपाल भी भड़क गया है। तो आज विश्व में पूरे चीन की भर्त्सना हो रही है। महेश जी, मैं अगर आपसे पूछना चाहूं कि ये जो नक्शे बनते हैं और जो राजनेता लोग बनाते हैं, उसका कितना असर सेना पर पड़ता है, सेना के मनोबल पर पड़ता है?
जो भी ऐसे नक्शे बनते हैं, कोई बटालियन या यूनिट्स में इसका कोई ख़ास असर नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो वैसे भी तैयारी करके रखते हैं कि हर एक मौके का वो प्रैक्टिस करते हैं और तैयार रहते हैं। उनको कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है कि चीन ये लेगा या वो लेगा। वो उनको मालूम है कि सरहद कहाँ पे है। जहाँ तक भारत का सवाल है, उन्होंने कहाँ सरहद लेआउट की हुई है, उसकी रक्षा के लिए वो तैनात हैं। तो पहली बात तो ये क्लियर है। सेकेंडली, मेरा थोड़ा सा एक अलग सा हमेशा आइडिया रहा है जहाँ तक चीन का मामला है, और वो ये है कि हमें सोचने की ज़रूरत है कि चीन ऐसा क्यों करता है। जब तक हमें उसका मकसद का पता नहीं लगेगा तो वो करता रहेगा और हम उस पर रिएक्ट करते रहेंगे। और शायद वही वो चाहता है कि वो कुछ बोले और हम हमेशा एक रिएक्टिव मोड में रहें और उसको रिएक्ट ही करते रहें। मोहन जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, तो क्या एक तरीके से हमारी सीमा के लिए चुनौती हैं चीन और नेपाल, और जिस तरह की तैयारियां हैं, क्या उससे वो चुनौतियां और बढ़ जाती हैं? क्या हम तैयार हैं पूरी तरीके से? ये दुर्भाग्य का विषय है कि इतने साल के बाद भी 1947 से लेकर अभी तक हमारे बॉर्डर्स तक, दर्रों तक अभी पूरी सड़कें नहीं बनी। जो हमारी लिपुलेख की रोड है उसमें आप आज गाड़ी नहीं चला सकते, क्योंकि इतने बड़े बड़े बोल्डर गिरे हुए हैं। उसी तरह से माना की और जितनी भी जो हमारे बॉर्डर रोड से, जबकि चीन की जितनी भी दर्रे हैं हमारे माना से लेकर और नीति तक, आप उनकी गाड़ियां देख सकते हैं दर्रों के ऊपर। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सख्त ज़रूरत है। महेश जी, अगर आप देखें जिस तरह से बीआरओ काम करती है और जिस तरह से रोड कंस्ट्रक्शन की बात है, बहुत सारे जो राज्य हैं, वहाँ के जो नेटिव रहने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं ये जो सड़कें बन रही हैं इनकी वजह से पहाड़ दरकते हैं। क्या जो नई टेक्नोलॉजी है आज दुनिया में मौजूद, क्या उनका हम इस्तेमाल करते हैं? क्या इस पर भी काम किया जा रहा है सड़क बनाने में? इसी सड़क जो है हमारे, जब से मैंने देखा है करीब 55 ईयर्स से जो मैं सड़क बनते देख रहा हूँ, उसमें इक्विपमेंट जरूर मॉडर्नाइज हो गया है। टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल से खास मॉडर्नाइज नहीं हुई है। भंडारी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों का, इतना आपने समय दिया। और देखिए, ये एक तरीके से सीखने वाली चीज़ है कि आप अपनी बात को रखिए, करीने से रखिए, क्लैरिटी के साथ रखिए और आलोचना भी कीजिए। और बात सबसे बड़ी सीखने वाली यह है कि किस तरीके से आप सर्वोपरि रखिए देश के हित को। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा हमारे इन स्टार्स का। और शुरुआत इस पैनल में हमारे साथ एकता बिष्ट हैं। मैं आपसे इसीलिए शुरुआत करना चाहती हूं क्योंकि पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी आप उत्तराखंड की, और कहते हैं ना कि जो पहला होता है उसका संघर्ष भी सबसे ज्यादा होता है। तो वो संघर्ष की कहानी क्या है? क्योंकि आपने रास्ता बनाया जिस पर आज बहुत सारे खिलाड़ी चल रहे होंगे या फिर सोच रहे होंगे कि जब आप कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं। तो मैं जानना चाहती हूं कि वो संघर्ष क्या है एकता का। वैसे तो मैं क्रिकेट बचपन से खेलती थी, पर जब मैं 2001 में अल्मोड़ा स्टेडियम में गई तो वहाँ सारे गेम मल्टीपर्पस, सारा मतलब ग्राउंड पे मल्टीपर्पस है, सब सारे गेम्स होते हैं। और वहाँ पर क्रिकेट के लिए कुछ ऐसा पर्टिकुलर विकेट नहीं है तो जिस पे हम प्रैक्टिस कर सकें या कुछ करें। सबसे पहले स्ट्रगल तो वहीं से स्टार्ट हुआ था कि टर्फ विकेट नहीं था। और जैसे मैं इतनी बड़ी फैमिली से, न्यू मिडिल क्लास से हूँ, तो अभी स्पाइक्स वगैरह ये सब का मतलब स्ट्रगल था। पर मेरे कोच जो हैं लियाकत अली खान, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। कभी भी कुछ भी ज़रूरत होती थी वो मुझे ला के दे देते थे। पर फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए और आगे निकले तो पता चल रहा कि हमारे अल्मोड़ा में क्या क्या कमियां हैं। फिर उसको
कैसे करा जाए, ये सब हमें लगता है अभी स्ट्रगल लगता है, पर उस टाइम पे हम ये चीज़ इंजॉय भी करते थे। मतलब मैं 3 साल कंटिन्यू 4 बजे उठती थी और ब्रेकफास्ट लंच सब बना के फिर प्रैक्टिस करती थी। और बाकी तो भगवान ऐसे लोगों को भेज ही देते हैं जो मतलब स्ट्रगल में साथ देते हैं हमेशा। मनोज सरकार जी भी हमारे साथ हैं। मनोज जी के बारे में सभी जानते हैं। देखिए, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और कई पदक अपने नाम कर चुके हैं, और इसमें इनकी मेहनत क्या रही वही आज मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि मनोज जी बहुत मुश्किल हालातों को आपने भी देखा, बहुत चुनौतियों का सामना करा। क्या चुनौतियां रही और कैसा संघर्ष आपका? मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं होता। तो ये प्रॉब्लम्स ही थी जो मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और मैं आगे भी खेल रहा हूँ। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये थी कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ का सभी को पता है कि कैसा रहता है। सारे पेरेंट्स का एक ही सपना रहता है कि जो आपका बच्चा है, बच्ची है, वो आगे बढ़े, पढ़े लिखे, कुछ तरक्की करे। तो स्पोर्ट्स की तरफ जो ध्यान था वो बहुत कम था। हमारा ऐसा था कि पूरा दिन खेलना था। तो जब मैंने खेलना स्टार्ट करा और बचपन से ही खेलता रहा, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा मोटिव सिर्फ एक ही था कि जलस मेरे मन में थोड़ी ज़्यादा थी। और जलस मेरी मम्मी ने 2 चीज़ मुझे सिखाई है और वो मैं अभी भी याद रखता हूँ कि कुछ भी बनने से पहले एक आप अच्छा इंसान बनिए, और दूसरा जलस 2 टाइप्स की होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक पेन खरीदा, मैं कभी ना कहूँ कि वो पेन बेकार है, मेरा काम ये रहेगा कि मैं उससे अच्छा पेन खरीदूं। तो उन्होंने मुझे हमेशा यही सिखाया कि आप जलस रखिए, और जलस पॉजिटिव वे में रखिए कि आपको उससे बेटर करना है, ना कि उन्होंने जो चीज़ करा है उसमें कामियां निकालें। चंदन जी, आपके पास आते हुए, भारतीय सेना में आप तैनात हैं और वॉक रेस, मतलब ये एक ऐसा टर्म है, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को अभी भी जानने की बहुत ज़रूरत है। मतलब कई लोगों से अगर आप जिक्र करो ऐसे, शायद वो गूगल करेंगे। तो ये कैसे, मतलब इसे क्यों अपनाया, क्या वजह थी इसके पीछे? मैम, ये जो वॉक रेस मैंने पकड़ी, ये मैं पहले नॉर्मली जब मैं गांव से आता हूँ, जो नैनीताल में एक मुक्तेश्वर करके इसका गांव है, उस एरिया में स्पोर्ट्स का इतना कुछ मतलब वो है ही नहीं अभी तक। जो माहौल बनाना होता है, एक होता है कि गांव में, हमारे उत्तराखंड में क्या है, एबिलिटी बहुत ज़्यादा है गांव में, पहाड़ के बच्चों में उनके अंदर पोटेंशियल बहुत है, लेकिन उनको मार्गदर्शन जो बोलते हैं, या वहाँ जो एक फैसिलिटीज़ हैं या वहाँ एक माहौल की, उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो मुझे भी इसी प्रकार कोई जानकारी नहीं थी, वॉक रेस के बारे में भी नहीं। और मैं भी वैसे जो सेना में भर्ती हुआ तो मैं जनरल भर्ती हूँ, उसके बाद मैंने स्पोर्ट्स शुरू किया। आपको क्लिक कहाँ से हुआ, मैं ये जानना चाह रही हूँ। मैडम उसके बाद जब मैं आर्मी में भर्ती हो गया, तो उसके बाद मेरे को एक बार पूना, मतलब मैं जब ऐसे अंडर 18 के आसपास खेलता था, तो पूना से एक टीम आई थी, उन्होंने सिलेक्शन ट्रायल बेस रखा था कि किस चीज़ में, कहीं भी जनरल जैसे मतलब ट्रेनिंग होती है, और हम ट्रेनिंग के दौरान ही उन्होंने एक सिलेक्शन ट्रायल रखा था कि कुछ बच्चों को सेलेक्ट करके स्पोर्ट्स में भेजा जाए। तो मैं जनरली ट्रेनिंग कर रहा था, तो मैं भी वही ट्रायल दिया, तो मेरा सिलेक्शन वहीं से शुरू हुआ। और मैं 2005 में आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट पूना में गया, तो पहली बार मैंने ट्रैक देखा, जो सिंथेटिक ट्रैक होता है, 2005 में पहली बार देखा। और वहीं से मैंने रेस वॉकिंग स्टार्ट की। बोला वॉकिंग करना है, मैं बोला वो क्या होता है, मेरे को खुद भी नहीं पता था रेस वॉकिंग होती क्या है। तो बोला पैदल चलना होता है, तो उसी चीज़ को मैं बोला ठीक है। हाँ, पहले तो लगा होगा पैदल ही तो चलना है, चल लेंगे। हाँ, पहाड़ों में तो आदत होती है। फर्स्ट में सबसे बड़े पहले यही मेंटलिटी होती है कि पैदल ही तो चलना है। स्कूल भी जाते थे, 5-10 किलोमीटर दूर स्कूल था, तो बोला जल्दी जल्दी जाके आते थे, जल्दी जल्दी चल सकते हैं। तो वहाँ से जब मैंने स्टार्ट किया, तो फर्स्ट डे में मैंने जैसे ही मेरा मेडल आने शुरू हुए, जैसे मैंने पहले स्टार्ट किया 1 साल 1.5 साल मेडल नहीं आए, तो एक बार बहुत लूज हुआ कि भाई मेंटली मतलब प्रेशर आया कि यार नहीं होगा शायद। क्योंकि जब उस किसी भी इवेंट के अंदर घुसो तो वहाँ जाके पता चलता है कि इसमें कंपटीशन कितना है। बाहर से तो बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है यार ये इवेंट बहुत अच्छा है, इसमें शायद आसानी है। मैं यहाँ पर विशेष भृगुवंशी जी, आप, क्योंकि आपने 13 सालों से आप कैप्टन हैं बास्केटबॉल टीम के, और 13 सालों तक मतलब उस जगह पर बने रहना, किसी एक मुकाम को हासिल कर लेना, लेकिन उस जगह पर बने रहना, और बहुत सारे खिलाड़ियों को, बहुत सारे युवाओं को आप प्रेरित करते होंगे। तो ये सफ़र आपका कैसा रहा? जी, काफ़ी रोमांचक सफ़र था। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता था, जहाँ फादर टीचर थे, मदर टीचर थी, और पूरा पढ़ाई का वो था, माहौल था घर के अंदर। और छोटे बच्चों की तरह, आम बच्चों की तरह मैं भी कोई सभी बच्चों दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, कुछ भी खेल लेना करता था।
फिर मेरे भाई विभोर ने मुझे बोला कि नहीं बास्केटबॉल खेलो, वो खुद खेलते थे तो वो मुझे लेके गए बास्केटबॉल फील्ड पे। और 1 महीने खेलने के बाद ही मैंने अपनी पहली चैंपियनशिप, डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप खेली। और 2000 में मैंने खेलना शुरू किया, 2006 में मैं पहली बार इंडियन टीम में भी खेला। और मुझे आज भी याद है, मेरे भाई ने मुझे 2006 में इंडियन टीम में खेलने के बाद एक ही बात बोली थी कि देखो, खेलते तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं इंडिया में जो देश को रिप्रेजेंट करते हैं, 1 बार 2 बार, कई लोग 5-6 बार करते हैं, लेकिन अच्छा खिलाड़ी वही है जो देश के लिए मतलब अच्छा खेले, लंबा खेले और अपना नाम इतना बड़ा कर ले कि भाई आने वाली अगली पीढ़ी भी तुमको याद रखे कि नहीं कोई खिलाड़ी था जो खेल के गया है। तो मतलब वो बात मुझे इतनी चुभी थी कि मतलब 2006 से मैं आज तक लगातार इंडियन टीम में खेल रहा हूँ। वक्त खत्म हो रहा है, बातें तो बहुत सारी आपसे आगे भी हो सकती हैं, लेकिन और भी मेहमान हमारे आए हुए हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस मंच पर आने के लिए और शुभकामनाएं आप सभी को, आप और खेलें और बढ़े और हम लोगों को ऐसे ही गर्व करने का मौका आगे मिलता रहे। थैंक यू सो मच। कहा यह जाता है निगिता के बारे में कि अगर उत्तराखंड को समझना है, उसकी राजनीति को समझना है, उसका इतिहास क्या है वो समझना है, किस तरह की राजनीति यहां पर हुई, उत्तराखंड को पहचानना है, तो आप पढ़िए, लेकिन नेगीदा के गाने भी सुन सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आखिर उत्तराखंड किस तरह का राज्य है। प्रणाम नेगीदा आपको, और शुरुआत आप ही से कर लेती हूं। पहला सवाल आप ही से। उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने में, आगे रखने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज इस मंच पर सबसे पहले मैं यही चाहूंगी सर, आप क्या कहना चाहेंगे निगिदा इस मौके पर? उत्तराखंड की जो सांस्कृतिक विरासत है, इसमें बहुत विभिन्नता है। ये हर जिला, हर क्षेत्र में की जो सांस्कृतिक विविधताएं हैं वो उत्तराखंड में देखने को मिलती हैं। निगिता, प्रीतम जी से मैं सवाल करूं उससे पहले मैं चाहती हूं कि क्योंकि शुरुआत इस सेशन की हो चुकी है, कुछ सुना दिया जाए, क्योंकि आपके शब्द यहाँ सभी सुनना चाहते हैं। कुछ 2-4 लाइन अगर आप शुरुआत कर दें। आवा दिदा भूलो आवा नांग धरती की ढकावा, डाली बन बनी लगावा। आवा दिदा भूलो आवा नांग धरती की ढकावा, डाली बन बनी लगावा। डाली जब तो कनों की डाली, रोप पुन कमावा, हिटारम झम चल बैठम ठम, हिटारम झम चल बैठम ठम। प्रीतम भरतवान जी के पास आते हुए नमस्कार आपको भी मेरा। और पद्मश्री प्रीतम जी आज हमारे बीच हैं। और जागर ये एक ऐसी विधा है जो अपने आप में बहुत विशेषताओं को लिए हुए है। लोगों को अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। जागर परंपरा, जागर और ढोल सागर उत्तराखंड का मूल प्राय है। उत्तराखंड देवभूमि, हिमालय अपने आप में देना बैंक है, हिमालय देता है। तो जागर ये भूमि ऋषि मुनियों की रही है, ये तपोभूमि रही है। यहाँ पर देवी देवताओं के साथ वार्तालाप करने के लिए, देवी देवताओं को अनुष्ठानिक रूप से बनाने के लिए, अपने ऐसे रिचुअल्स फोक को बनाने के लिए जो गायन होता था, सुर और लय ताल के साथ जिन शब्दों को गाया बजाया जाता था, उसको जागर कहते हैं। मेरी जहाँ तक बात है, मैं सौभाग्य से ऐसे वंश में जन्मा हूँ जहाँ गायन घराना मुझे परंपरागत रूप से मिल गया। हमारे यहाँ जो मिरासी घराना होता है, औजी घराना बोलते हैं उसको, मैंने उस दास परिवार में जन्म लिया है और वो परंपरागत अनुवांशिक रूप से मेरे ब्लड में आ गया। तो मैं जागर का एक विद्यार्थी हूँ और लोक गायन का एक विद्यार्थी हूँ जो मैं इसको कर रहा हूँ। और जागर अपने आप में सारे संगीत का स्रोत है, ग्लेशियर है। चलिए, आपने जागर बहुत बेहतरीन तरीके से हमें समझाया और आपने कहा कि इसका पौराणिक महत्व है। तो ये तो शब्दों से हो गया, अब थोड़ा कुछ गुनगुना दिया जाए जागर, कुछ हमारे दर्शकों को भी सुना दिया जाए। यहाँ पर क्या सुनाएंगे आप? मैं एक भगवती का कोई जागर सुना देता हूं। जे जगत बंदिनी भगवती नारायणी,
इष्ट देवी महामाई, जलमदे धलमदे रहता धारिणी, नारसिंगी भवानी परशुरामी, राम रामी उक्त जुक्त कल्लोल करणी, भगवती जसवर्णी, महामाता भवानी त्रिलोकेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, अखिल ब्रह्मांड नायिका भगवती सुर सुंदरी, वेली माताएं नरो की नारिणी। भाषा की अज्ञानता की वजह से पूरा समझ तो नहीं पाई, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ध्यान मेरा हटा नहीं। मतलब बहुत ही खूबसूरत था ये आपने जो सुनाया, और मुझे लगता है मेरे यहाँ पर जितने भी दर्शक हमारे बैठे हुए हैं सब बहुत ध्यान से सुन रहे थे। बहुत खूबसूरत। कि हमारे सेशन का नाम ही है नई सोच और नया नजरिया, और ये वो लोग हैं जो उस नई सोच को आगे बढ़ाते हैं ताकि हमारा राज्य, हमारा देश आगे बढ़ सके। और सबसे पहले दिव्या जी आप ही के साथ शुरुआत करते हुए पहले तो ये बताइए कि दिव्या कहूं या मशरूम गर्ल कहूं? लोग क्या बुलाते हैं ज्यादा? लोग ज़्यादातर मशरूम गर्ल बुलाते हैं, बिकॉज ये उनका प्यार सम्मान है मेरे लिए। तो आप मशरूम गर्ल कहेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सबका प्यार है, प्यार से ये नाम दिया गया है, जो आपको सही लगे। इसके अलावा अच्छा दिव्या, क्योंकि देखिए आप युवा हैं, आपने जो किया वो नहीं कर पाते बहुत लोग, सिर्फ सोचते हैं। आपने पढ़ाई की शहर दिल्ली एनसीआर में, अमेठी यूनिवर्सिटी से आपने सोशल स्टडीज़ की हैं। फिर ये सोशल स्टडीज़ के साथ साथ ये कहाँ से दिमाग में आया कि चलो पहाड़ चलते हैं, मशरूम उगाते हैं? ऐसे आई हैव डन बैचलर इन सोशल वर्क एंड मास्टर इन सोशल वर्क, बट जब मैं दिल्ली में थी तो सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने वहाँ पे देखा वो यही था कि हमारे पहाड़ के जितने भी युवा हैं और वो पलायन करके दे वर कमिंग टूवर्ड्स द मेट्रो सिटीज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ फ्यू थाउजेंड रुपीज़। वही है, उस ज़माने में 4-5 हज़ार रुपये हुआ करता था 10 साल पहले, अब 10 से 15 हज़ार रुपये है, क्योंकि डिफरेंसेस तो आते हैं। अब वो बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में उस वक्त अपनी लाइफ लीड कर रहे थे, बिकॉज इतने पैसों में खर्चा चलाना शहर में, दिल्ली मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज़ में या कोलकाता में या बेंगलोर में, ऐसे ज़्यादातर हमारे पहाड़ी भाई वहीं पे मिलते हैं, और वहाँ पे फिर घर वापस पैसा भेजना तो ये पॉसिबल नहीं था। तो मैंने सोचा कि ऑलरेडी मैं ह्यूमन राइट्स और चाइल्ड राइट्स में काम कर रही हूँ, तो क्यों ना मैं अपने गाँव, अपने घर जाके काम की शुरुआत करूँ। तो मैं वापस उत्तराखंड आई, बट मशरूम इसलिए चुना क्योंकि मशरूम जो है वो इंडोर कल्टीवेशन है। हमारे पहाड़ों में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि गांव घर पूरे खाली हो चुके हैं। वी कॉल देम गोस्ट विलेज बिकॉज नो बडी इज़ लिविंग देयर। सो दैट वॉज वन ऑफ द थिंग विच केम इन माई माइंड कि हम क्यों ना जो कमरे खाली पड़ चुके हैं हम उसको यूटिलाइज करें। कि मशरूम कल्टीवेशन जल जमीन जलवायु की खेती नहीं है। द ओनली थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर मशरूम कल्टीवेशन इज़ टेम्परेचर। तो जैसा तापमान होता हम वैसे ही मशरूम पूरे साल लगाते हैं। एक एक करके सबसे पहले अपने मेहमानों से और बात कर लेते हैं। आशीष जी, मतलब जैसा मैंने यहाँ दिव्या के लिए कहा था, आपने तो रिवर्स पलायन को साकार किया है। एक ट्रेंड है कि हम अपने घर से निकल के, हमको लगता है कि बाहर हमको कुछ नई चीज़ मिलेगी, कुछ अच्छी चीज़ मिलेगी, बेटर हम अपनी लाइफ में चाहते हैं। लेकिन जो हमारे पास है मुझे लगता है कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं इस दौड़ में। और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके से भी सुनना चाहिए कि हमारा माइंडसेट है कि हम कैसे चीज़ों को लेते हैं। बेसिकली अगर आप मेरे को ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैं अपने गाँव कैसे वापस आ गया, तो मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन वैलिड क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मेरा गांव है जहां से मैं पैदा हुआ, मुझे वही होना चाहिए था। और मैं जॉब करने के लिए दिल्ली जा सकता था, बम्बई जा सकता था, लेकिन अल्टीमेटली वो मेरा घर है जहां मैं पैदा हुआ हूँ। तो अब थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गई कि आदमी आज की डेट में अपने साथ में अपना घर लेके जाना शुरू कर दिया है। अगर बम्बई में जॉब कर रहा है तो वहीं एक फ्लैट खरीद के वहीं सेटल हो जा रहा है। कोई दिल्ली चला गया तो दिल्ली से कभी वापस नहीं आता है, और रूट से हम डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। और ये मेरे ख्याल से मुझे अंदर से ये लगा कि मुझे जो मेरा घर है मुझे वहीं रहना चाहिए। मुश्किल रहा ये शुरू में? मुझे लगता है जब आप बाहर किसी बड़े शहर में जाते हैं या किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो आप खुद को खो देते हैं वहाँ उस भीड़ में। जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, वहाँ का जो कल्चर है, आपकी जो अपब्रिंगिंग हुई है, जो आपका खुद का सेल्फ, जो आपका इंडिविजुअलिटी है, मेरे ख्याल से आप उसको खो देते हैं बाहर। कमला नेगी जी का रुख करते हुए, कमला नेगी जी नमस्कार आपको। क्योंकि आप जो कर रही हैं उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस तरीके से आपका तारुफ अपने दर्शकों के साथ करवाऊँ। छोटे छोटे बच्चे थे, गांव में कोई दुकान नहीं थी, वैसे मैं पूरा वर्कशॉप चलाती हूँ। और आज मैं ये भाषण देने के लिए तो नहीं आई हूँ मंच में, लेकिन अपनी जो ईमानदारी से मैंने पैसा कमाया या काम किया
और उसी से मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे लोग कहते थे कि ये तो मर्दों का काम है, महिला होके आप क्यों कर रही हैं। मैंने कहा मर्द और औरत में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो मैंने अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैंने ये काम सीखा और आज मुझे यहाँ पर मौका मिला तो बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मैं एक पहाड़ से आई हूँ, गांव में पली हूँ, तो संघर्ष करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मनीषा जी, आप स्विगी गर्ल के नाम से जानी जाती हैं। क्यों शुरू किया, मतलब कहानी क्या है आपकी, क्यों शुरू करना पड़ा? आपको देखकर नहीं लगता कि आप बाइक चलाती हैं और फर्राटेदार अंदाज में लोगों को उनकी सहूलियत मतलब मुहैया कराने जाती हैं? मैम, पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मैम, परेशानियां ना इंसान से बहुत कुछ करवा सकती हैं, तो वही थी कुछ प्रॉब्लम ऐसी थी जिसकी वजह से मैंने ये काम स्टार्ट किया था। बाइक मैंने 10 साल पहले सीखी थी, तो ये मेरे आज काम आ गई। तो मेरे 2 बच्चे हैं जिनकी वजह से मैं ये काम स्टार्ट किया था, तो आज मैं कर पा रही हूँ। थोड़ा सा नर्वस हूँ क्योंकि मैं पहली बार मंच में हूँ। मैंने एक दिन मैं घूम रही थी तो ऐसे ही मुझे स्विगी के कोई भैया मिले थे जिनकी वजह से मैं स्टार्ट कर पाई। तो मुझे अभी 4 महीने हो चुके हैं, तो मेरे को मेरा काम बहुत अच्छा लगता है और मैं कर लेती हूँ। कभी लोगों ने मतलब हिम्मत तोड़ने की भी बहुत कोशिश की, बहुत कुछ सुना मैंने अपने बारे में, लेकिन मैं पीछे नहीं हटी क्योंकि मुझे पता था मैं कर सकती हूँ और मैंने किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच।